नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं ललित। हम लोग डिस्कस कर रहे थे संविधान और राज्य व्यवस्था की एक सीरीज। उसी के क्रम में जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने संविधान की जितनी भी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और ये हमारी पूरी जो व्यवस्था है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी जो आज का जो टॉपिक है इसी के बेस पर हमारी पूरी शासन प्रणाली चलती है। इसका समझना या इसकी समझ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रतियोगी के लिए या जो प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहता है उसके लिए इस टॉपिक की समझ होनी चाहिए उसे, क्योंकि वो इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो कंसेप्चुअल होता है, यानी उसमें एक अवधारणात्मक समझ हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था से किस प्रकार अलग है, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि किसी भी देश के अंदर सामान्यतः दो टाइप की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है जनरली। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जिसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी वहां जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वे सर्वा होता है, और दूसरी जो व्यवस्था होती है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का एक आदर्श जो उदाहरण माना जाता है वो यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है, यानी जिसे सामान्य भाषा में ब्रिटेन या इंग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, जबकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें जो सबसे पावरफुल होती है वो है संसद। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी देश के अंदर दो प्रकार की व्यवस्था होती है, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अब देखिए, जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या होती है वो हम आगे बात करते हैं। भारत का संविधान कहाँ, केंद्र में व राज्य में दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था की बात करता है। केंद्र की हम बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 74 और 75, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों का प्रावधान है। और राज्य की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 163 और 164, जिसमें राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य दोनों जगह हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। अब ये जो संसदीय व्यवस्था है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इनमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो पहले भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो हमने संविधान की विशेषता हम पढ़ रहे थे तो वहां डिस्कस की थी, पर यहाँ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी जो पहली जो विशेषता है वो ये है कि नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का पाया जाना। ठीक है, अब देखिए हमारे देश के अंदर जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, भारत का राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, भारत का राष्ट्रपति। जबकि दूसरा, इस नाम मात्र की कार्यपालिका को बहुत अलग अलग नामों, जैसे विधिता प्रमुख बोला जाता है, संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है, ठीक है, राज्य का प्रमुख बोला जाता है। इसलिए आपको जो इंग्लिश टर्म है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, डेजोर। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है डेजोर, ये शब्द आपको याद रखना है। चाहे विधिता होगा, चाहे राज्य का प्रमुख होगा, चाहे संवैधानिक प्रमुख होगा, इस टाइप के शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे तो उसमें इंग्लिश में डेजोर शब्द का प्रयोग जरूर होगा, इसलिए आपको ये शब्द पता होना चाहिए। ठीक है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है, वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो है मंत्री परिषद। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है, मंत्री परिषद।
जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ही सवाल पूछा जाता है भारत में वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, तो हम लोग प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। सही है पर पूर्ण रूप से सही नहीं है। पूर्ण रूप से जो सही शब्द है वो है मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है। और इस मंत्रिपरिषद का हेड अगर केंद्र की बात करें तो पीएम होता है, और अगर राज्य की बात करें तो कौन होता है, सीएम होता है। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डे फैक्टो पावर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डे फैक्टो। दूसरी जो विशेषता है वो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। निम्न सदन अगर राज्यों की बात करें, केंद्र की बात करें तो निम्न सदन क्या है, लोकसभा। और अगर राज्य की बात करें तो निम्न सदन का नाम क्या है, विधानसभा। यानी जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि किसी एक मंत्री के कार्य के विरुद्ध विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो वो मंत्री के कार्य के विरुद्ध ना आकर पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है, ठीक है। और अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध माना जाता है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो वो सकारात्मक ये है कि एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होती है। जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय विचार विमर्श के साथ होते हैं, और जब कोई निर्णय विचार विमर्श के साथ होगा तो निश्चित रूप से उसकी सही होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि काम नहीं हो पाते, ठीक है। यानी काम वही होगा जो जिस पर पूरी मंत्रिपरिषद एग्री करती हो, लेकिन जब मंत्रिपरिषद के कोई मंत्री एग्री नहीं करते तो फिर वो फाइल आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। तीसरी जो विशेषता है वो है मंत्री कार्यपालिका एवं विधायिका का सदस्य होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, मंत्री कौन बनेगा, जो संसद का सदस्य हो, जो संसद का सदस्य हो, ठीक है। या तो वो संसद का सदस्य हो या फिर जब वो मंत्री बना तो 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ले लेता हो। तो चूंकि मंत्री संसद का सदस्य हो इसलिए क्या वो विधायिका का सदस्य हो गया, एक मंत्री विधायिका का सदस्य हो गया। और चूंकि मंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है इसलिए वो कार्यपालिका का भी सदस्य हो गया। ये एक अनोखी बात है संसदीय शासन व्यवस्था में कि मंत्री जो है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का क्या होता है, सदस्य होता है। निम्न सदन का विघटन होता है, ठीक है। यानी किसका, अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो यहां बात हो रही है लोकसभा की, यानी लोकसभा का विघटन होता है। ये आपको याद रखना है। भारत में मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, भारत में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, एक मंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता। वे लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और लोकसभा में जब तक बहुमत है उस बहुमत के आधार पर काम करते हैं। लेकिन जो लोकसभा है उसका कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष। और प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या डिस्कस किया है कि लोकसभा का या निम्न सदन का विघटन होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, ठीक है। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में नेतृत्व किसका होगा, सभी को बताइए, केंद्र में नेतृत्व होगा पीएम का। और अगर हम राज्यों की बात करें, प्रांतों की, तो राज्यों में जो नेतृत्व होगा वो होगा किसका, सीएम का, ठीक है। यानी वास्तविक कार्यपालक तो पूरी मंत्रिपरिषद होती है पर जो नेतृत्व करते हैं वो पीएम और सीएम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी चीज हम लोगों को समझना है कि संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लाभ क्या होते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या लाभ होते हैं, या एक खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहली बात, विधायिका एवं कार्यपालिका में सहयोग की भावना रहती है, ये इसका एक लाभ है। विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग की भावना किस प्रकार से रहेगी, एक मंत्री जो होगा वो कार्यपालिका का भी सदस्य, विधायिका का भी सदस्य, तो तालमेल अच्छा बैठेगा,
ठीक है। दूसरा, उत्तरदायित्व की भावना से तानाशाही पर रोक लगती है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ किस अवधारणा पर काम किया जाता है, और उस अवधारणा को कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। और जब आप सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर काम कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले रहा है, एक समूह निर्णय ले रहा है, तो इस समूह के निर्णय के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए आप कि उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित किया जाता है। जब आपने ये डिस्कस किया कि उत्तरदायित्व की भावना जो है वो बढ़ती है, तो उत्तरदायित्व के तरीके क्या है? प्रश्नकाल, सदन के अंदर, संसद के अंदर जो सदस्य है, जो मंत्री है, उन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको देना है, तो आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिसका आपके पास जवाब ना हो, क्योंकि सदन में प्रश्न पूछा जाता है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, लोगों को उसके बारे में पता चलता है। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मीडिया या अपोजिशन यानी जो विरोधी दल है, वो सब आपको हाथों हाथ लेते हैं, ठीक है। सदन में चर्चा होती है, जो भी काम आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उन सभी कामों की सदन में क्या होगी? चर्चा होगी। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। एडजर्न मोशन लाया जाता है, आपका जो काम है उस काम को रोक के या रेगुलर जो काम चल रहा है सदन का, उसको रोका जाता है। और अगर किसी मंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा गलत निर्णय ले लिया गया, तो स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा होती है। सबसे बड़ी बात, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति की तानाशाही, वो गलत तरीके से निर्णय किया जाता है, तो कभी कभी ये पारित भी हो सकता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है? उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है, और इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं कार्यपालिका की तानाशाही पर रोक भी लगती है। यानी मंत्रिपरिषद अपने तरीके से काम कर सकती है, पर वो तानाशाही तरीके से काम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव जैसे कार्य व्यक्ति की तानाशाही पर नियंत्रण लगाते हैं। जो भी हमने बात की कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो एक व्यक्ति जो है उसकी तानाशाही पर नियंत्रण लगेगा। इसमें वैकल्पिक सरकार की संभावना बनी रहती है। ये खास बात है संसदीय शासन व्यवस्था की, किसमें वैकल्पिक सरकार की, यानी अगर एक दल है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वो फिर दूसरे दल की तरफ, जैसे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी सबसे बड़ा दल था और वो अगर सरकार का गठन नहीं कर पाया तो वहां पर दोबारा चुनाव में आपको जाना पड़ा। नहीं, बाकी लोग थे, वो साथ आए और उन्होंने क्या किया? सरकार का गठन कर लिया। तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक सरकार की संभावना है। इसके माध्यम से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। क्यों व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो रहा है? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक निकाय है। एक तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सर्वेसर्वा है, डोनाल्ड ट्रंप। कभी कभी तो निर्णय कैसे लेता है आप सब लोग जानते ही, ठीक है। तो वहां एक व्यक्ति सर्वेसर्वा है, उसे आप तानाशाह भी बोल सकते हैं, उसे जो भी शब्दों का प्रयोग करना है वो कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति की सर्वेसर्वा होने से एक बड़ा जो ग्रुप है, बड़ा जो वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मंत्रिपरिषद एक सामूहिक निकाय है। हमारे देश के अंदर 80 से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे जो मंत्रिपरिषद है उसकी सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 82 के आसपास मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों की नियुक्ति होगी, और जनरली आपको 55 से 60 मंत्री तो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक सामूहिक निकाय हो गया, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, धर्म और जाति के आधार पर देखें तो उसके भी आधार पर सभी लोगों का उसमें क्या हो गया? प्रतिनिधित्व हो गया। इसलिए एक व्यापक प्रतिनिधित्व मंत्री जो संसदीय व्यवस्था है उसके माध्यम से सुनिश्चित होता है। यह भी इसका एक लाभ है, लेकिन इसके कुछ दोष भी है, ठीक है। यह भी आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला, अस्थिर सरकार की संभावना। क्योंकि आपको पता है कि अगर लोकसभा के अंदर यानी निम्न सदन के अंदर बहुमत नहीं रहता है तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं सरकार अस्थिर बनी रह सकती है। पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन चूंकि 2-3 मेंबर ऊपर नीचे थे और वो ऊपर नीचे चल रहे थे, सरकार गिर गई, ठीक है। अब वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। इसी प्रकार की चीजें अभी ये सुनने में आ रही है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हो सकता है,
इससे पहले गोवा में इस टाइप की चीजें हुई। अगर हम राज्यों की बात करें तो ठीक है, तो राज्यों में खासकर अस्थिरता आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार उसकी होगी जिसके पास निम्न सदन में बहुमत होगा। अगर आपने बड़ी संख्या में विधायकों को इधर से उधर कर दिया, या केंद्र में एमपीज को यानी जो लोकसभा के सदस्य, उन लोकसभा के सदस्यों को इधर से उधर कर दिया, सांसदों को, तो सरकार आपकी भी बन सकती है। नीतिगत अस्थिरता की संभावना रहती है, सरकार बदलते ही नीतियां बदल जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप लोग ये देखेंगे कि केंद्र में जो पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उनके अलग तरीके से उन्होंने अलग तरीके से काम किया। अब जब एनडीए की गवर्नमेंट है तो वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। स्टेट के अंदर तो आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही सरकार, जैसे हम राजस्थान की बात करें, और बेस्ट एग्जांपल भामाशाह योजना, जब बीजेपी की सरकार आती है तो भामाशाह योजना एक्टिव हो जाती है, जब कांग्रेस की सरकार आती तो उसको बंद कर दिया जाता है। यानी इस संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे पीड़ित अगर कोई योजना है तो वो भामाशाह योजना है। मंत्रिमंडल की तानाशाही की संभावना रहती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो मंत्रिमंडल है वो तानाशाह हो जाता है और वो अपने तरीके से सारे क्रियाकलाप करने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 4-5 लोग हैं वो लोग, जैसे आप केंद्र स्तर पर, मैं तानाशाही की बात नहीं कर रहा हूं या तानाशाही नहीं बोल रहा हूं, पर वहां 2 या 3 लोग मिलकर अपने सारे निर्णय लेते हैं। इसमें शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो अंग है हमारी व्यवस्था के, ये अलग अलग काम करने चाहिए। ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, पर यहां ऐसा देखने को नहीं मिलता। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्योंकि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे, और जब विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बन रहे तो क्या पूर्ण रूप से शक्ति का पृथक्करण हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, सरकार में विशेषज्ञों का अभाव, ये बहुत अच्छी बात है, यह बहुत, आप इसको समझिए इसे। देखिए, मंत्री कौन होगा? मंत्री वो होगा जो किसका सदस्य होगा? संसद का सदस्य होगा। फर्ज करिए, ऐसा सोचिए आप कि संसद का यानी लोकसभा के चुनाव हुए और चुनाव में कोई विशेषज्ञ जीत कर नहीं गया। सारे जो लोग थे वो सामान्य पृष्ठभूमि के एक जनरल बैकग्राउंड के जो लोग थे वो जीत कर चले गए, यानी किसी भी फील्ड में किसी की विशेषज्ञता नहीं है, तो मंत्री भी उनमें से ही बनना है। यानी जो मंत्री परिषद का गठन होगा उस मंत्री परिषद में कोई विशेषज्ञ नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर आप क्या करें, विशेषज्ञों को मंत्री के रूप में नियुक्त करें और फिर बाद में उनको क्या करें, किसी न किसी हाउस की सदस्यता दिलाएं। जैसे अभी जो लोकसभा है, अभी जो लोकसभा चल रही है उसमें, या अभी जो सरकार चल रही है उसमें एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया। वो वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ थे, उनको मंत्री बनाया गया और बाद में फिर उनको गुजरात से राज्यसभा में सांसद के रूप में भेजा गया। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि विशेषज्ञों का अभाव होता है। जबकि अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है अपने सहयोगी मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए, वो कहीं से भी नियुक्ति कर सकता है। उसके ऊपर ये बाध्यता नहीं होती कि उसे सदन में से ही नियुक्ति करनी, वो सदन में से, सदन के बाहर से काम कर सकता है। तो यहाँ आपको विशेषज्ञों का अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बाध्यता है मंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो संसद का सदस्य हो, और इस बात की गारंटी नहीं है कि संसद का सदस्य कोई विशेषज्ञ ही बना हो। ठीक है, अब ये 2-3 पॉइंट भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है कि भारत ने इस व्यवस्था को क्यों अपनाया, संसदीय शासन व्यवस्था को। तो सबसे पहला जो है वो है, भारत को इसका अनुभव था। किसका अनुभव था? इस व्यवस्था का अनुभव था, क्योंकि भारत लंबे समय से ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था और ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का एक प्रकार से जनक माना जाता है। तो हमारे ऊपर, हमने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा भी था कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था कहां से अपनाई? ब्रिटेन से अपनाई। तो ब्रिटेन का भारत उपनिवेश रहा था, इस वजह से हमें एक अनुभव था और इस प्रणाली में हम लोग धीरे धीरे ढल चुके थे, इसलिए अपनाए, पहली बात। दूसरा, भारतीय समाज के अधिक अनुकूल है, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है, भारत का जो समाज है वो डाइवर्सिफाइड समाज है, वो विविधता युक्त समाज है, और इतने विविधता युक्त समाज में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संभवतः सुनिश्चित नहीं होगा। जब आप पूरे देश में चुनाव कराते हैं और अलग अलग राज्यों से लोग चुन कर आ रहे हैं और उसमें से फिर आप मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, तो यह व्यवस्था आपके ज्यादा अनुकूल है। यह उत्तरदायी व्यवस्था है जो भारत के लिए आवश्यक है।
भारत जैसे विविधता युक्त देश में, भारत जैसे ऐसा देश जहां पर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, शिक्षा भी है, ऐसे देश में अगर आप अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लागू कर देते तो हो सकता है एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो जाती या संभावना बनी रहती। यहां जब उत्तरदायी की व्यवस्था है तो भारत जैसे देश के लिए वो ज्यादा अनुकूल है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है, बहुत परफेक्ट तरीके से याद रखना है। यहां से सवाल बनता है कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था है, या भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो जो भारतीय मॉडल है संसदीय शासन व्यवस्था का और जो ब्रिटिश मॉडल है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले भारत गणराज्य, भारत क्या है? गणराज्य, ब्रिटेन राजतंत्र है। ठीक है, ब्रिटेन राजतंत्र है, हम समझ चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष वंशाणु होता है, नंबर 1। दूसरा क्या है? संसद पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। भारत में संसद पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है, जबकि ब्रिटेन में पूर्ण संसदीय संप्रभुता है। आपको याद रखना है, भारत के अंदर न्यायिक समीक्षा जैसी अवधारणा पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा जैसी चीजें काम नहीं करती। वहां जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ब्रिटेन की संसद को विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद कहा जाता है। उसके बारे में कहा भी जाता है कि वह केवल एक ही काम नहीं कर सकती, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब काम कर सकती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वहां संसदीय संप्रभुता है। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री किसी भी सदन से, यह भी आप लोगों को याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत में किसी भी सदन से हो सकता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यसभा से भी हो सकती है और लोकसभा से भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि जो मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा से थे। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो भी कहां से थी? राज्यसभा से थी। एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा से थे। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तो वो भी कहां से थे? राज्यसभा से थे। यानी भारत में प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा, अगर ब्रिटेन की हम बात करें तो प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन से, ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर वही व्यक्ति होगा जो निम्न सदन का सदस्य हो, भारत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, गैर सांसद को भी 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। हमने डिस्कस किया था कि मंत्री जो है वो संसद का सदस्य होना चाहिए, लेकिन 6 माह के लिए किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। देखिए, केवल सांसद ही मंत्री बन सकता है। यानी यहां मंत्री, ब्रिटेन में मंत्री बनने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ना इसका कोई व्यवस्थित तरीके से गठन होता है। छाया मंत्रिमंडल यानी शेडो कैबिनेट। अब शेडो कैबिनेट क्या है? जिससे सत्तारूढ़ दल के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, मंत्रिपरिषद का, तो विपक्ष भी उसी प्रकार से एक मंत्रिपरिषद बनाएगा ताकि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उसके कार्यों पर वो नजर रख सके। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल पाया जाता है, यानी ब्रिटेन में व्यवस्थित तरीके से अपोजिशन के द्वारा शेडो कैबिनेट का गठन किया जाता है। सदन का कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है, यहां सदन का कानूनी उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, यानी सदन में जो क्रियाकलाप हो रहे, सदन में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसके लिए वो कानूनी रूप से उत्तरदायी है, यानी उनको जवाब देना पड़ता है। ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, संसदीय शासन व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में इस व्यवस्था को हमने अपनाया है, इसलिए हमें इसकी बहुत अच्छे से समझ रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, और जो इसका एक ओवरव्यू है कि एक अच्छे एस्पिरेंट को जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो सब मैंने यहाँ डिस्कस करने का प्रयास किया है। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर बहुत अच्छा है या एक लाभदायक हो सकता है कॉम्पिटिटर के लिए, तो आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब के स्थान पर आप ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।